मेरा जेठ मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता था। जेठ को देख देख कर मुझे अपना शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे शौहर के मुकाबले में मेरे जेठ का जिस्म बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरे जेठ ने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। मेरे जेठ की उम्र तकरीबन 50 साल थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब सारा दिन घर में रहते थे। मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं अपने जेठ के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मेरा जेठ सलाम दुआ से ज्यादा मुझे नहीं बुलाता था। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो मेरी तरफ देखे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गंदी नज़र से नहीं देखा था। मुझे हैरानगी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नज़र कभी भी मुझ पर नहीं पड़ी। दिन ब दिन अपने जेठ के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे जेठ में ऐसा क्या था कि मैं उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। एक दिन मुझे अपने जेठ से बात करने का मौका मिल गया। मेरा जेठ अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। मैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर अपने कमरे से निकली और अपने जेठ के कमरे की तरफ चल दी। मेरा जेठ कोई फिल्म देख रहा था। टीवी की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं जेठ के कमरे में पहुंची, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हो। कुछ ही देर में मेरे जेठ ने दरवाज़ा खोल दिया और देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मैं उनके कमरे में चली गई। पहले की तरह आज भी मेरा जेठ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे जेठ ने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। मैं भी एक सोफे पर बैठ गई। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद जेठ मुझसे कहने लगा, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने अपने जेठ से कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरे जेठ उठकर बैठ गए और मेरी बात को गौर से सुनने लगे। मेरा जेठ बहुत हैरान था। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं उनके कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने जेठ को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वो मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने उन्हें बताया, मेरा शौहर मुझे ठीक से वक्त नहीं देता और ना ही मेरी ख्वाहिशात को पूरा करता है। ऐसी ख्वाहिश जो हर औरत शादी के बाद चाहती है। जैसे ही काम से आता है आकर सो जाता है। मैं इस तरह से उसके साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मेरे अंदर की आग को उसने कभी नहीं बुझाया और वो मेरी ज़रूरियात को भी ठीक तरह से पूरा नहीं कर सकता। मुझे मेरा शौहर बिल्कुल ठीक नहीं लगता और ना ही वो मेरे साथ सही तरह से अज़दवाजी ताल्लुकात निभा रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शादी के काबिल ही नहीं था। मेरा जेठ मेरी बातों को गौर से सुन रहा था। मेरा जेठ मेरी तरफ प्यार भरे अंदाज से देखकर कहने लगा, मुझे तो इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था और ना ही मुझे कभी किसी ने बताया था। तुमने भी तो पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। आज पहली बार मैं ये बात सुन रहा हूँ। मैं भी इन हालात से थक गई थी, इसलिए मैंने अपने जेठ को सब कुछ बता दिया। मसला सिर्फ इस बात का नहीं कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मसला ये था कि जब मैं उसे अपनी ख्वाहिश पूरा करने को कहती तो वो मुझे आगे से डांट देता था। मेरी बात सुनकर मेरे जेठ को मुझ पर तरस आने लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा जेठ मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरे जेठ ने मुझसे कहा, मैं अभी इस बात का कोई ना कोई हल निकाल देता हूँ। मैंने पूछा, आप इस बात का क्या हल निकालेंगे? और मुझे नहीं पता आप कब हल निकालेंगे। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसको कहें कि मुझे तलाक दे दे, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरा जेठ कहने लगा कि देखो ऐसी बातें नहीं करते। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगे, देखो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है जिससे तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। मैं बरसों से प्यासी थी और मैं चाहती भी यही थी कि कोई मेरी ज़रूरियात को पूरा करे। मैंने अपने जेठ से कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दें। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे जेठ इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। आज मैं अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। मेरे जेठ मुझसे कहने लगे, देखो ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है। इस बात के बारे में तुम कभी किसी से जिक्र मत करना और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, वरना तुम्हें और मुझे बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने जेठ से वादा किया कि मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूँगी और ना ही इस बात के बारे में किसी को कुछ पता चलेगा। मेरे जेठ को मुझ पर एतमाद हो चुका था और वो एकदम मुझ पर टूट पड़े। मुझे अपने जेठ पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा जेठ मेरी हर ख्वाहिशात को पूरी कर रहा था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहा था। जैसे मैं कहती वो वैसे ही करता जा रहा था। उसने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरा नाम शांति है। आज मौसम बहुत रोमानवी था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं किचन से फारिग होने के बाद सहन में पिछली जानिब गई और फिर जज्बात को भड़काने के लिए उस खिड़की से झांक रही थी। ये खिड़की मेरे जेठ के कमरे में खुलती थी। मेरे वजूद में जैसे चिंगारियां जल उठी थी। मैं मन ही मन में सुलग रही थी। मुझे अपने शौहर की याद शिद्दत से आने लगी थी। मुझे अपनी जेठानी पर रश्क आ रहा था।
कि उनके शौहर इस उम्र में भी किस कदर ताकतवर हैं, जिन्होंने मेरी जेठानी को अभी तक खुश रखा हुआ है। मेरे जेठ जिस मामले में जितने पुरजोश थे, मेरी जेठानी उस कदर उनसे दूर भाग थी। मैं इर्द गिर्द से बेखबर होकर इस हसीन नजारे को देख रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने यकदम सट पटाकर पीछे पलट कर देखा तो पीछे मेरा शौहर खड़ा था। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का हो गई। उनको गैर मुतवक्का तौर पर अपने सामने देखकर मैं खुशी से खिल उठी और फौरन से उनके साथ लिपट गई। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कह रहे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाई भाभी के कमरे में क्यों झांक रही हो? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी मैं कहने लगी कि मेरा बारिश में नहाने का दिल कर रहा था और मैं बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ गई थी। कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने अंदर झांक कर देख लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए और गुस्से से कहने लगे कि किसी के कमरे में झांकना इंतहाई मायूब बात है। मुझे तो ये सब नज़ारा देखने में बहुत मजा आता था। कमरे में आकर अपने जज्बात से बेकाबू होकर अपने शौहर से लिपट गई, मगर उनकी तरफ से सर्द मोहरी कायम थी। फिर उन्होंने मेरे साथ यूं बर्ताव किया जैसे कि वो मुझे बोझ की तरह सर से उतार रहे हों, और थोड़ी देर के बाद ही वो करवट बदलकर सो गए। मैं मन ही मन में सुलगने लगी। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आता था। वो मेरी ख्वाहिशात की मुकम्मल तौर पर तकमील क्यों नहीं करते? तब फिर से मेरा ध्यान अपने जेठ की तरफ चला जाता। एक वो भी थे जो जिंदगी को अभी तक भरपूर अंदाज में गुजार रहे थे। आज सुबह ही मेरे शौहर वापस चले गए और मैं फिर से जैसे ही उनके वापसी के दिन गिनने लगी। रात के बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो तभी मेरी जेठानी मेरे पास आकर कहने लगी, तुम आज चाय बनाकर अपने जेठ के कमरे में दे आओ। मैं अगर वहां पर गई तो उसने मेरी जान ही नहीं छोड़नी। आज मेरी तबीयत खराब है, मगर उसे तो कोई परवाह नहीं है। उसे तो सिर्फ एक काम से ही मतलब है। जबकि मैं सोच रही थी कि वो तो खुशकिस्मत है जिनका शौहर उन्हें भरपूर प्यार देता है, और एक मैं हूं जो अभी तक तरस रही हूं। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस सबसे फायदा हासिल करूं, शौहर नहीं तो जेठ ही सही। मगर फिर मैंने ये सोचकर अपनी सोच को झटक दिया कि अगर मेरे जेठ को अंदाजा हो गया कि मैं उनके बारे में क्या सोच रखती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपनी बहन की तरह ट्रीट करते थे। कई दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, मगर जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा देते और फिर से मुझे बहन मुखातिब करके कोई बात करना शुरू हो जाते। उनके यूं देखने का असर ज़ायल हो जाता और मैं ये समझना शुरू हो जाती कि वो जैसे भी देख रहे थे बहन की नज़र से ही देख रहे होंगे। मैं उनकी भाभी हूँ और उनके दिल में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं होगी। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटक दिया और फिर चाय उठाकर अपने जेठ के कमरे में आ गई। मेरे दिल की हालत बदलने लगी। उसी वक्त मैंने एक ख्याल के तहत अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ लिया। मेरी जेठानी हर वक्त इसी तरह दुपट्टे में मलबूस रहा करती थी। नादानस्ता तौर पर मैंने अपनी जेठानी का हुलिया अपना लिया था। जैसे ही मैं जेठ के पास चाय रख कर आई तो उन्होंने फौरन से मेरा हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया और मेरे साथ ऐसी हरकत की कि मेरे जज्बात मचलने लगे। मेरी तो जान ही निकल गई जब उन्होंने मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ वो सब करना शुरू कर दिया जो मेरी जेठानी के साथ करते थे, और मैं इस सब में बिल्कुल खामोश थी। जैसे ही मैंने आवाज निकाली तो सारा तिलिस्म टूट जाएगा। मुझे भी मजा आ रहा था और मैं आंखें बंद करके ढीले ढाले अंदाज में खुद को अपने जेठ के सुपुर्द कर चुकी थी, और उस वक्त ये सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं अपने शौहर की अमानत थी और मुझे उनके भाई के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर काफी देर तक जब हम दोनों कैफ और सुरूर की हालत में डूबे रहे और जब हमारी हालत इत्तेदाल पर आई तो तभी मेरे जेठ की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो खामोशी से उन्होंने नज़रों का जाविया बदल लिया था और फिर से वो अपने काम में मशगूल हो गए। मैं हैरानों परेशान रह गई कि मुझे पहचान लेने के बावजूद भी उन्होंने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार क्यों नहीं किया। वो पहले से जानते थे कि ये मैं हूँ, तभी वो मुझे देखने के बावजूद भी दोबारा इस अमल में मसरूफ हो गए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि भाभी हूँ। और फिर जब मैं वहां से अपने कमरे में आई तो मैं बहुत ज्यादा सरशार थी। जिंदगी में पहली बार मैंने इस कदर भरपूर मजा लिया था। अब हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही होने लगा। मेरी जेठानी तो अपनी जान छुड़वाकर दूसरे कमरे में बंद हो जाती, जबकि मैं अपने जेठ के कमरे में चली जाती और काफी देर वहां पर गुजारने के बाद अपने कमरे में वापस आती। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहने लगे। मुझे दिल ही दिल में इस बात का डर था कि अगर मेरी जेठानी या शौहर को ये सब कुछ पता चल गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये भी हो सकता था कि मेरे शौहर मुझे घर से निकाल देते, और अगर मेरी जेठानी ये सब देख लेती तो शायद वो मेरा जीना हराम कर देती। इसलिए मैं अब एहतियात से काम ले रही थी। मैं इस बात का खास ध्यान रखती थी कि अगर मेरी जेठानी गहरी नींद में होती तो तभी मैं अपने जेठ के कमरे में जाती। वो अपनी बीवी के सामने मुझे बहन बहन कहकर मुखातिब करते, मगर अकेले में वो मुझ पर प्यार की बरसात निछावर कर देते और मैं भी हर वक्त उनके लिए बेचैन रहती। आज मेरे शौहर घर आए हुए थे। वैसे तो मैं हमेशा उनकी मुंतजर रहती थी, मगर अब उन्हें देखकर बेदार थी, क्योंकि मैं जानती थी उनके घर पर मौजूद होने की वजह से अब मैं अपने जेठ के कमरे में नहीं जा सकूंगी।
इसीलिए मैं उदास हो गई, क्योंकि मेरे शौहर तो मुझे मुतमईन कर नहीं पाते थे। आज भी मेरा शौहर थोड़ी देर के बाद थक हार कर सो गया था, और अब तो जब तीसरा चौथा दिन भी उन्हें घर में ही हो गया तो मैं उन्हें कहने लगी कि अब आप घर से ही ऑफिस में जाएं। ये सुनकर वो मुझे हैरान नजरों से देखने लगा। तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं रोजाना घर में तुम्हारे साथ ही रहता हूँ? मैंने अपने चेहरे के तासुरात को काबू में किया और उनसे कहने लगी कि भला मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मगर मैं आपकी वजह से ही तो कह रही थी। आप कहते हैं कि ऑफिस में आते जाते मुझे बहुत देर हो जाती है और इसीलिए मैं ये बात पूछ रही हूँ। तब वो कहने लगे कि मैं तुमसे दूर रहकर थक गया हूँ, इसलिए अब मैं रोजाना घर आया करूंगा और घर से ही ऑफिस जाया करूंगा। ज़ाहिर मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, मगर दिल ही दिल में मैं परेशान हो गई कि आज मैं अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कैसे करूंगी। उस दिन मैं काफ़ी देर तक अपने शौहर का इंतजार करती रही। बार बार उनके एक नंबर मिला रही थी, मगर उनका नंबर मुसलसल बंद था। आज उन्हें घर वापस आते हुए देर हो गई। मैंने सोचा कि हो सकता है वो आज घर पर ना आए। इस ख्याल का आना ही था कि मैं फौरन से अपने जेठ के कमरे में चली गई। आज भी मैंने अपनी जेठानी को देखा तो वो अपने कमरे में बेसुध होकर सो रही थी, और तभी मैंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और फिर जब अपने जेठ के कमरे में गई तो वो भी जाग रहे थे। वो तो जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, आजकल तुम्हारा शौहर घर पर रोज ही चक्कर लगा रहा है, क्या उसे हम दोनों पर शक हो गया है? मैंने अपने जेठ को कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें कहने लगी कि मैं खुद इस बात से परेशान हो चुकी हूँ। यूं भी मुझे तो इस चीज़ में आपकी आदत पड़ गई है। जब तक आपके साथ ये सब कर ना लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम ये सब कुछ शुरू करते तभी मुझे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और फौरन से जब कमरे से बाहर निकली, सामने मेरे शौहर थे। वो मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे उस वक्त अपने जेठ के कमरे से निकलते देखा तो हैरान रह गए। तभी मैं उन्हें टालते हुए कहने लगी, आपके भाई की तबीयत खराब थी इसलिए उन्हें चाय बनाकर देने गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और फिर मैं उनके लिए खाना गर्म करने के लिए कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक मेरे शौहर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मुझे कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे इस बात पर फख्र है कि मुझे तुम्हारे जैसी नेक और शरीफ बीवी मिली। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? तब वो कहने लगे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ मसाइल थे जो मैं किसी को बता नहीं सकता था, मगर माँ बाप के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। मुझे इस बात का खौफ था कि शायद तुम शोर मचाओगी, तुम सबके सामने मुझे बुरा भला कहोगी, मुझे शर्मिंदा करोगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी जगह पे कोई और लड़की होती तो वो शोर मचा देती या फिर किसी और के साथ ताल्लुक बना लेती, मगर तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी इज्जत के साथ साथ अपनी इज्जत भी संभाल कर रखा। आज मैंने फिर से अपने तमाम टेस्ट करवा लिए हैं और डॉक्टर का कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो मुझे क्या समझ रहे थे और मैं क्या निकली। अगर उन्हें इस बात की खबर हो जाती कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई के साथ क्या करती हूँ तो शायद मुझ पर थूकना भी पसंद ना करते। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस ख्याल का आना ही था कि दोबारा फिर से मैंने कभी अपनी जेठ की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उनके ला कहने और पुकारने के बावजूद भी मैंने उनकी तरफ आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपने शौहर को धोखा नहीं देना चाहिए।